गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम यूरिया साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि यूरिया साइकिल किन जंतुओं में पाई जाती है, कहाँ संपन्न होती है, कितने उसमें स्टेप होते हैं। अब देखो, अगर हम यूरिया साइकिल की बात करें तो यह यूरियोटैलिक एनिमल में पाई जाती है। और यूरियोटैलिक एनिमल किसे बोलते हैं कि वे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक एनिमल कहा जाता है। ठीक होगी परिभाषा। उसके बाद देखो, यह इसकी लोकेशन क्या होती है, यह लेबर में पाई जाती है। और लेबर की किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स एवं साइटोसोल में। इसमें स्टेप की बात करें तो इसके 5 स्टेप होते हैं। अब देखो, एक चीज़ बताऊँ मैं, अगर यूरिया प्रोडक्शन की बात करें, यूरिया प्रोडक्शन की बात करें तो उसके तो होते हैं 5 स्टेप, लेकिन यूरिया साइकिल की बात करें तो उसके होते हैं 4 स्टेप। अब देखो कि जो यूरिया प्रोडक्शन के पहले दो स्टेप तो होंगे लेबर के माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, और जो एंड के 3 स्टेप है ना, वो होते हैं लेबर के साइटोसोल में होते हैं। अब देखो, हम इसके फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे कि यूरिया प्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में सबस्ट्रेट किसको लिया जाता है, देखो इसमें फर्स्ट अमीनो ग्रुप एंट्री कहाँ से होगी, ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट अमीनो अम्ल है, ये एक एंजाइम की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट में। तो देखो, फर्स्ट अमीनो ग्रुप एंट्री ग्लूटामेट से होगी। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट में। अब ये अल्फा कीटोग्लूटारेट में बदल गया, इससे बाहर निकलेगा एमिनो ग्रुप, इससे एमिनो ग्रुप बाहर निकल जाएगा। देखो, ये निकल गया अमीनो ग्रुप। अब देखो, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्फा कीटोग्लूटारेट में बदल जाता है और इससे एमिनो ग्रुप बाहर निकल जाता है। देखो, ये निकल गया एमिनो ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अब एमिनो ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अब देखो, TCA साइकिल से क्या आएगा, CO2, और ETS से आएगा जल। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन में। अब अमोनियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन, ये कार्बामेल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बामेल फॉस्फेट में बदल जाते हैं। और इस स्टेप में, ये पहला स्टेप है यूरिया प्रोडक्शन का, तो इस स्टेप में 2 ATP खर्च होती हैं। देखो, अमोनियम आयन एवं बाइकार्बोनेट आयन कार्बामेल फॉस्फेट सिंथेटेज बन की उपस्थिति में कार्बामेल फॉस्फेट में बदल जाते हैं। इस स्टेप में 2 ATP का यूज किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं यूरिया प्रोडक्शन का तो सेकंड स्टेप, और यूरिया साइकिल का प्रथम स्टेप। ये इतना तो पता है, पहले 2 स्टेप कहाँ होंगे, लेबर के माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। अब ये हो जाता है यूरिया साइकिल का फर्स्ट स्टेप। यूरिया साइकिल का फर्स्ट स्टेप हो गया। इसमें क्या होता है, ऑर्निथीन कार्बामेल फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में, और किस में बदल जाएगा, सिट्रोलिन में। देखो, दोबारा देखो कि ऑर्निथीन कार्बामेल फॉस्फेट के साथ क्रिया करके ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रोलिन में बदल जाता है। ये क्या होगा, यूरिया साइकिल का फर्स्ट स्टेप हो जाता है। अब सिट्रोलिन साइटोसोल में प्रवेश कर जाएगा। अब देखो, सिट्रोलिन एक ATP का यूज करेगा, एंजाइम आएगा यहाँ पर आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा, सिट्रोलिन EMP में। अब देखो, यहाँ पर एक ATP के 2 फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो क्या बनेगा, EMP बनेगा।
तो इस प्रकार सिट्रोलिन ईएमपी इंटरमीडिएट बनता है। देखो दोबारा सुनो, सिट्रोलिन एक एटीपी से क्रिया करेगा आर्जिनिनो सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, और इससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सिट्रोलिन ईएमपी इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब इस स्टेप में एक एटीपी के 2 फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो यहाँ पर एक एटीपी 2 एटीपी के बराबर होती है। तो इस प्रकार यूरिया प्रोडक्शन में कुल कितनी एटीपी खर्च हो गई, 4 एटीपी खर्च हो गई। अब देखो सिट्रोलिन ईएमपी एस्पार्टेट से क्रिया करेगा, सिट्रोलिन ईएमपी एस्पार्टेट से क्रिया करेगा। ये हो गया सिट्रोलिन ईएमपी इंटरमीडिएट, तो ये हो गया, ये करेगा एस्पार्टेट से। और वही एंजाइम आएगा आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। देखो आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में आर्जिनिनो सक्सिनेट में बदल जाएगा। इससे ईएमपी बाहर निकल जाएगी। ईएमपी तो क्या होती है, इससे बाहर निकल जाती है। तो देखो यह होता है यूरिया साइकिल का सेकंड स्टेप और यूरिया प्रोडक्शन का थर्ड स्टेप। ठीक, इतना तो समझ में आ गया आपको। अब हम पढ़ेंगे इसके फोर्थ स्टेप के बारे में। यूरिया प्रोडक्शन का फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि आर्जिनिनो सक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये इसका फोर्थ स्टेप होता है यूरिया प्रोडक्शन का, आर्जिनिन एवं फ्यूमरेट में बदल जाएगा। अब देखो फ्यूमरेट तो पुनः तीसरे साइकिल में चला जाएगा। अब आर्जिनिन जल का यूज करके, मतलब जल का उपयोग करके आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑर्निथीन एवं यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका फिफ्थ स्टेप होता है। देखो ये यूरिया प्रोडक्शन का फिफ्थ स्टेप। उसके बाद क्या होता है, अब देखो जो आर्जिनिन है वो जल का यूज करेगा, आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया और ऑर्निथिन बदल जाएगा। यूरिया क्या होता है, ब्लड के माध्यम से किडनी तक जाएगा और किडनी उसे शरीर के माध्यम से बाहर निकाल देगी, यूरिया को बाहर निकाल देगी। अब जो ऑर्निथिन होता है वो पुनः न्यू यूरिया साइकिल में प्रवेश कर जाएगा और इस प्रकार यूरिया साइकिल बॉडी के अंदर चलती रहेगी। अब देखो इतना तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि यूरिया प्रोडक्शन के तो कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप, और यूरिया साइकिल के होते हैं 4 स्टेप। तो इस प्रकार जो यूरिया प्रोडक्शन में कुल कितनी एटीपी यूज आती हैं, 4 एटीपी, क्योंकि वहाँ पर एक एटीपी खर्च हुई लेकिन उसके 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। तो इस प्रकार वहाँ पर एक एटीपी 2 एटीपी के बराबर है। इस प्रकार यूरिया प्रोडक्शन में कुल 4 एटीपी खर्च होती हैं। अब देखो यूरिया साइकिल और तीसरी साइकिल वैसे तो डायरेक्ट लिंक नहीं होती हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट लिंक होती हैं। तो इसे बोलते हैं हम क्रेब्स बाईसाइकिल के नाम से, मतलब आपको डायरेक्ट लिंक नहीं मिलेंगे ये। तो यूरिया साइकिल और तीसरी साइकिल इनडायरेक्ट लिंक होती हैं, जिसे क्रेब्स बाईसाइकिल के नाम से जाना जाता है, या इसे ही हम बोलते हैं एस्पार्टेट आर्जिनिनो सक्सिनेट संट के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसका रेगुलेशन पढ़ेंगे यूरिया साइकिल का। अब देखो रेगुलेशन भी आपको मैंने एक बात बताऊँ, जो इस हमने यूरिया प्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप पढ़ा है ना, उसमें क्या होता है कि सबस्ट्रेट के रूप में हम अमोनियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन लिए, कार्बामेल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बामेल फॉस्फेट बना था। वो एक प्रकार का इरिवर्सिबल स्टेप होता है, मतलब उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं वापस, और इसमें 2 एटीपी का यूज किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे उसी एंजाइम का हम रेगुलेशन पढ़ेंगे ओनली, केवल कार्बामेल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, कार्बामेल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 एंजाइम का क्या पढ़ेंगे हम, रेगुलेशन। अब देखो इसके 2 रेगुलेटर होते हैं, एक तो पॉजिटिव रेगुलेटर, एक होता है नेगेटिव रेगुलेटर। पॉजिटिव रेगुलेटर इसे एक्टिव करेगा, इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और नेगेटिव रेगुलेटर इसे इनहिबिट करेगा।
इसका हम पढ़ेंगे एलोस्टेरिक रेगुलेशन। तो एलोस्टेरिक जो रेगुलेशन पढ़ते हैं हम, तो वो होता है एन एसिटिल ग्लूटामेट, इसका पॉजिटिव रेगुलेटर होता है जो इसे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अभी देखो ये एन एसिटिल ग्लूटामेट है जो पॉजिटिव रेगुलेटर है। ये बनता कैसे है कि ग्लूटामेट और एसिटाइल को एंजाइम में क्रिया करते हैं एन एसिटिल ग्लूटामेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में, और क्या बना देंगे, एन एसिटिल ग्लूटामेट बना देंगे। इस प्रकार यूरिया प्रोडक्शन या यूरिया साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।